सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनको मेरी आवाज आ रही है और नोट्स नजर आ रहे हैं। वो कंफर्मेशन दे दे मुझे एक दो बच्चे, तो मैं फिर स्टार्ट कर दूंगा। नोट्स भी नजर आ रहे हैं और आवाज भी आ रही है, ठीक है ना? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, ओब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल नो मी। जो बच्चे एफबीटी पढ़ चुके हैं और जो नहीं पढ़ा जिन्होंने और वो पहली दफा पढ़ लें। आई एम फारूक मिर्जा और आई बीन इन टीएस फॉर द लास्ट 16 years। जो मेरा इस वक्त पोर्टफोलियो, एक एज अ फैकल्टी मेंबर फॉर लीड फैकल्टी फॉर एफबीटी एंड एलडब्ल्यू, और दूसरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर नॉर्थ नाजिबाद कैंपस। करंट एंगेजमेंट जो हमारी है दैट इज F4। जो है, पहले हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, क्यों है, वगैरह वगैरह। इस सब्जेक्ट का पुराना कोड F4 है। चूंकि ज्यादा मशहूर है तो उसको F4 लोग बोलते हैं, बट टेक्निकली ये अब इसका जो नया नाम है वो है दैट इज LW, विच मीन्स लॉ। दैट इज द शॉर्ट फॉर लॉ। अच्छा, इस सब्जेक्ट के अंदर क्या है, इस पे जाने से पहले इसका हम पहले ऑब्जेक्टिव समझ लें, हम ये कोर्स पढ़ क्यों रहे हैं। इसका नाम है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। जो इसका कोड, इसका LW है, नाम इसका कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ है। इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब्जेक्ट जो है ACC ने क्यों बनाया है, हमारे कोर्स लिस्ट में क्यों डाला है। देखें, लॉ से हमारे जहन में आता है कि शायद हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद कोई लॉयर टाइप की कोई चीज बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इवेंचुअली आप लोगों ने अकाउंटेंट ही बनना है। बट हमने देखना यह है कि एज एन अकाउंटेंट हमें जो लॉ की नॉलेज चाहिए होगी अपने काम को करने के लिए, वो लॉ नॉलेज फॉर फ्यूचर अकाउंटेंट्स यहाँ पे इनबिल्ट है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल बनाते हैं। जब आप एसी से कर लेंगे तो दो ही ऑप्शन है ना, आप या तो जॉब जॉब करेंगे। अगर आप जॉब करेंगे तो आप एम्प्लॉय बन जाएंगे, या फिर आप अपना कारोबार करेंगे। तो आप एम्प्लॉयर बन जाएंगे। दो ही ऑप्शन है ना, तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। या तो एम्प्लॉय बन जाएंगे, नौकरी करेंगे, या एम्प्लॉयर बन जाएंगे, कारोबार करेंगे। अब वहां एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के जो लीगल मैटर्स हैं, एज एन एम्प्लॉय आपके क्या राइट्स हैं, कौन बताएगा? F4 बताएगा। चूंकि F4 में टॉपिक है, इसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लॉ। वो बताएगा एम्प्लॉय के क्या राइट्स हैं, एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पे हमने एफबीटी में एक टॉपिक पढ़ा था, आपने ही पढ़ा होगा, अनफेयर डिसमिसल। पढ़ा? क्या मतलब था अनफेयर डिसमिसल का? जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बगैर किसी प्रॉपर रीजन के नौकरी से निकाल दे, तो ऐसे निकाले जाने को कहते हैं अनफेयर डिसमिसल। राइट और नॉट? अब एफबीटी यहां तक खामोश हो गया, बात खत्म हो गई एफबीटी में। बट इसमें क्वेश्चन है, लीगल क्वेश्चन, एंड दैट लीगल क्वेश्चन इज कि अभी आपने बोला विदाउट प्रॉपर रीजन, तो फिर वो कौन से प्रॉपर रीजन है जिनके तहत निकाला जा सकता है? F4 LW का एम्प्लॉयमेंट लॉ बताएगा हमें कि वो कौन से प्रॉपर रीजन है जिनकी वजह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकाल सकता है। और वो 5 प्रॉपर है या 6 प्रॉपर रीजन है, उनके अलावा जितने रीजन है वो इम्प्रॉपर है। तो ये जो लीगल एंगल है, देखें, आपकी नौकरी खत्म हो गई बिकॉज ऑफ डिसमिसल, एफबीटी यहां तक खामोश हो गया। अब उसके लीगल एंगल्स क्या हैं, उसके कानून से क्या ताल्लुक है, कहां पे जाके अदालत में आप जाएंगे, कौन सी अदालत में जाएंगे। अच्छा, फिर ये साबित कैसे होगा ये प्रॉपर रीजन है निकाले जाने का या इम्प्रॉपर रीजन, ये कौन बताएगा? F4। अच्छा, यहां तक बात हो गई। फिर आप केस जीत भी गए। बस कर लें, एम्प्लॉय ने साबित कर दिया अदालत में कि एम्प्लॉयर ने मुझे गलत निकाला, इम्प्रॉपर रीजन के तहत निकाला। अब एम्प्लॉयर को सजा कितनी मिलेगी, और वो पेनल्टी, जुर्माना जो एम्प्लॉयर पे करेगा किसको? एम्प्लॉय को। वो जुर्माना कितना होगा ये F4 बताएगा। तो बहुत सारी जगहों पे एफबीटी जाके रुक जाता है उसके आगे। अच्छा, एक और मिसाल, एफबीटी में आपने पढ़ा रिटायरमेंट, एम्प्लॉय की नौकरी खत्म हो जाने का एक सिनेरियो क्या है, वो रिटायरमेंट कितने साल पे होगी? पाकिस्तान में 60 साल, यूके में 65, और वो रिटायरमेंट एज कैसे देखी जाएगी, वो एम्प्लॉयमेंट लॉ बताएगा। सो बहरहाल कहने का मकसद ऐसे है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो हमने एफबीटी में पढ़े थे या बाकी जगह पढ़े थे, उसका जो लीगल पर्सपेक्टिव है, रहेंगे अकाउंटेंट, लॉयर नहीं बन जाएंगे, रहेंगे अकाउंटेंट ही। मगर एज एन अकाउंटेंट जब आप किसी को, कोई जब आप कोई काम करेंगे
तो उसके लीगल पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पाएगा। किसी का कोई सवाल? अच्छा, तो ये तो एक अंदाजे के तौर पर बता दे भाई इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि अकाउंटेंट को लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ओब्वियसली इसका ये है कि हम इसमें एक अच्छा स्कोर एग्जाम में करना चाहते हैं। एक जाहिर है एग्जाम भी पास करना है, रिजल्ट भी अच्छा लाना है, नॉलेज भी चाहिए और रिजल्ट भी अच्छा है, दोनों चीजों को साथ लेके चलना हमने ओब्वियसली। तो ये तो हो गया हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? कमिंग बैक टू द कोर्स इंट्रोडक्शन। नाम इसका LW है, विच इज शॉर्ट फॉर लॉ, मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, F4 के पेपर में है वेरिएंट। ये वेरिएंट क्या होता है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये बताएं, ये जो सनसिल्क वाले होते हैं ना, ये पिंक कलर का सनसिल्क और येलो कलर का सनसिल्क और ब्लैक कलर का और ब्लू कलर का और वो जो भी कलर है, तो एक ही बना दे, इतने सारे क्यों बनाए? हर प्रॉब्लम, मसलन डेंड्रफ अलग है, ड्राई बाल वालों के लिए अलग है, सिल्की बाल वालों के लिए अलग है, गिरने वाले टूटने वाले बालों के लिए अलग है। तो बिकॉज ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट हेयर टाइप्स, तो सबकी चूंकि रिक्वायरमेंट अलग है, तो सबका शैम्पू का वेरिएंट भी। तो जब जितने भी ACCA में लॉ के पेपर्स हैं, चाहे वो F6 हो, चाहे वो F4 हो, चाहे वो एडवांस टैक्सेशन हो, उन सब में वेरिएंट्स हैं। तो F4 का जो वेरिएंट हम फॉलो करेंगे वो है ENG, स्टैंड्स फॉर इंग्लिश लॉ। क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारी चीजों को जब आप एक्सेस करेंगे F4 में, वहां आपने ये जहन में रखना है कि मेरा वेरिएंट ENG है या नहीं। मसलन अगर आप सिलेबस, वैसे तो मैं लिखवा दूंगा लेकिन मैं ओब्वियसली मैं समझा रहा हूँ, आप ACC की वेबसाइट पे गए, आपने कहा मुझे F4 का सिलेबस चाहिए, जब आप सिलेबस पे क्लिक करेंगे F4 के, तो अंदर आपके बहुत सारे वेरिएंट है। GLO एक वेरिएंट आ रहा होगा, ग्लोबल, और भी बहुत सारे वेरिएंट आ रहे होंगे। तो आपने उसमें से ENG क्लिक करना है, ENG वाले को डाउनलोड करना है, ENG वाले को पढ़ना है। ये मिसाल नंबर 1। कोई सवाल? फिर आप गए, अल्लाह आपका भला करे, स्टडी टेक्स्ट खरीदने। वैसे तो स्टडी टेक्स्ट आप ENG ही मिलती है मार्केट में, लेकिन फिर भी एहतियातन आप देख लीजिएगा, स्टडी टेक्स्ट पे एग्जाम किट पे ENG लिखा हुआ होना चाहिए। GLO भी मिलती है कहीं कहीं, इट्स वेरी रेयर, बट एहतियात अच्छी चीज़ है। इसी तरह अल्लाह आपका भला करे, जब आप एग्जाम बुक करेंगे, वैसे तो एग्जाम ये एक सेशन सॉरी ऑन डिमांड CBE है, तो आप TSA में जाके बुक करेंगे। फिर भी आप एहतियातन स्लिप के ऊपर, जो आपकी स्लिप बनेगी, और जब आप एग्जाम पेपर शुरू करेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि ये ENG है या नहीं है। इसी तरह अल्लाह आपका भला करे, इसका वो भी है, एजुकेशन हब। जब आप एजुकेशन हब मॉक देंगे, इसके भी वो 3 एजुकेशन हब मॉक है, मैं तरीका बताऊंगा कि वो कैसे देने। तो वो भी ENG वाला होगा। मतलब जो भी कंटेंट आप फॉलो करेंगे F4 ACCA से रिलेटेड, दैट शुड बी ENG, स्टैंड्स फॉर इंग्लिश लॉ। यहां तक कोई सवाल? अच्छा, आज चूंकि हमारी ओवरव्यू क्लास है, तो आज हम सिलेबस को एक्सप्लोर करेंगे, हमारा सिलेबस में क्या है। अगली क्लास हम इंशाल्लाह इसका प्रॉपर क्लास शुरू करेंगे। पहला जो हमारे पास एरिया है, जो हम इस कोर्स में एक्सप्लोर कर रहेंगे, अभी वैसे ये लिस्ट आप जो है ना नोट डाउन कर लें सारे लोग अपने पास। ठीक है, इसके अंदर जो मैं तफसील बताऊंगा ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो मैं ELS, ये इंग्लिश लीगल सिस्टम का टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो उस वक्त आ जाएगी तफसील। तो आसान लफ्जों में अभी मैं आपको सिलेबस एरियाज, ये चैप्टर नहीं है, दीज आर नॉट चैप्टर, दीज आर सिलेबस एरियाज। ठीक है ना, वो मैं अभी समझा दूंगा, सिलेबस एरियाज में चैप्टर में क्या फर्क है वो मैं बताऊंगा अभी। और चूंकि अगेन इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, F4 जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें नोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिंग इज की टू सक्सेस। ठीक है। अच्छा, कोई मुझसे बच्चा पूछ रहा था बाहर, ये कब खत्म होगा? तो ये होगा इस सितंबर अटेम्प्ट है ना हमारी, तो ये मेरे भाई इंशाल्लाह 22-23 अगस्त के आसपास खत्म होगा। तो आप लगा लें आज से 2 महीने बाद इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो ये बच्चे ने पूछा था, मैंने कहा मैं क्लास में बता दूंगा। तो आप अपने पास नोट कर लें, 24 अगस्त इंशाल्लाह ये हमारा कोर्स खत्म होगा। अच्छा मेरे भाई, पहला चैप्टर या पहला टॉपिक जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, दैट इज इंग्लिश लीगल सिस्टम।
इसका अगर आप बुक में कहीं तो देखें, शायद आपको इस नाम से भी मिलेगा, ईएलएस। इस चैप्टर में हम या इस एरिया में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, इस एरिया में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ बनता किधर है। लॉ बनता किधर है, कैसे बनता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस। वैसे आपको पता लॉ कहाँ बनता है? एनीवन? और ये पूरी दुनिया में एक ही असूल है। हाँ, नहीं नहीं, कहाँ बनता है? असेंबली में, पार्लियामेंट में बनता है। लॉ किधर बनता है? और सोचे हमारे पास पार्लियामेंट में कैसे कैसे लोग हैं, जब ये हमारे मुल्क में लॉ की ऐसे हालात हैं खराब। लॉ बनाने वाले ही लॉ ब्रेकर्स हैं। खैर, लॉ बनता किधर है भाई? तो यूके का लॉ भी पार्लियामेंट में बनता है, पाकिस्तान का लॉ भी पार्लियामेंट में बनता है। तो हम लॉ मेकिंग प्रोसेस पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह इसके अंदर, ठीक है? जिसमें हम ये पढ़ेंगे लॉ कैसे बिल्डअप होता है या डेवलप होता है, एक बात। फिर एक बड़ी अहम बात हम पढ़ेंगे, और वो ये है कि देखिए लॉ बनता किधर, भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में। वो लिखी हुई शक्ल में होता है, टेक्स्ट की शक्ल में होता है। उस लॉ की फिर फर्दर क्या होती है बच्चों? इंटरप्रिटेशन। क्या होती है? इंटरप्रिटेशन को उर्दू में कहते हैं तशरी। तशरी के मतलब, जैसे हमारे स्कूल के अंदर होता था ना वो, आपके स्कूल के अंदर, मेरे स्कूल के अंदर वो था ना कि एक शेर लिखते थे, शायर ने शेर लिख दिया, मर खप गया, पता नहीं कहाँ चले गया बेचारा वो। उसके जो है ना, मरने के 50 साल बाद एक बच्चे से कहा जा रहा है कि अब इस शेर की तशरीह करें, तो उस पर लिखता है शायर में शायरी ये कह रहा है, शायर बहुत परेशान है, बहुत फेडअप हुआ है, और वो कह रहा है काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, टिकट बहुत महंगा हो गया। आजकल के हिसाब से अगर वो होता तो यही लिखा होता उसकी तशरीह, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब। कहने का मकसद ये है कि उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, और वो फिर वो बताता है कि इस लफ्ज का ये मतलब, इस लफ्ज का ये मतलब, इस लफ्ज का शायर ये कहना चाह रहा है। तो इसी तरह लॉ बनता किधर है? पार्लियामेंट में। मगर उसकी इंटरप्रिटेशन होती है कोर्ट में। कहां होती है? कोर्ट में होती है। क्योंकि होता यह कि लॉ एक दफा बन गया, अब पार्लियामेंट में बन गया, अब हर केस के हिसाब से जज बताता है कि इस केस में इसकी तशरीह ये है, इस केस में इसकी तशरीह, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अब एक लॉ बना हुआ है, उस लॉ में लिखा हुआ है अगर कोई शख्स दूसरे को जख्मी कर, थ्रेटन करेगा, अगर एक शख्स दूसरे को थ्रेटन, धमकी देगा, तो उसको 6 महीने की सजा मिलेगी। एक मिसाल है, एक लॉ में लिखी हुई बात। अब एक आदमी ने पहली दफा किसी को ऑनलाइन धमकी दी, अब दुनिया में आज तक कभी हुआ ही नहीं ऐसे भाई, पहली दफा तो किसी ने ऑनलाइन धमकी दी होगी ना, मैसेंजर पे बोला होगा, या किसी ने पहली दफा जो है व्हाट्सएप पे धमकी दी होगी। तो साइबर बुलिंग पहली दफा डेवलप हुआ। तो अब वकील कहेगा नहीं जज साहब ये धमकी नहीं, ये तो खाली एक मैसेज है। तो जज कहेगा भाई मैसेज में धमकी है ना यार। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि फिर अब जज फैसला करेगा कि अगर कोई शख्स किसी को भरे मजमे में, बाजार में, सबके सामने धमकी दे, उस धमकी की क्या सजा होगी, और किसी को कोई व्हाट्सएप पे धमकी दे, उसकी क्या सजा होगी। धमकी बहरहाल लिख दिया पार्लियामेंट ने कि धमकी की सजा है 6 महीने, बट धमकी की नौयत क्या है, धमकी कौन दे रहा है, कब दे रहा है, किसको दे रहा है, किस तरह, उसके अल्फाज धमकी वाले हैं भी या नहीं, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे। तो बहरहाल ये सब इंटरप्रिटेशन कौन करता है मेरे भाई? कोर्ट करता है। तो इसके लिए हम अंदर पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन के रूल्स, के इंटरप्रिटेशन करते हैं क्योंकि रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन करते, कुछ रूल्स हैं। तीसरी चीज हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोर्ट, अदालत की किस्में। बहुत सारी टाइप ऑफ कोर्ट हैं। काउंटी कोर्ट है यूके में, हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ अपील है, सुप्रीम कोर्ट है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें कितने जज हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी ये आप हेडिंग डालें, अंदर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम वो पढ़ूंगा तो वो सारा सबको सामने आ जाएगा। अभी हम सिर्फ असल में देख रहे हैं एक ड्रोन व्यू, समझते हैं, जो ऊपर से एक नजर आता है ना कि भाई ये क्या चल क्या रहा है ये। तो अभी हम सिर्फ एक F4 का एक ओवरव्यू ले रहे हैं आज, कि भाई इस सब्जेक्ट में एक्चुअली हम पढ़ेंगे क्या। हमने आज अभी क्या पढ़ा, लॉ कैसे बनता है ये पढ़ेंगे, लॉ की इंटरप्रिटेशन कैसे होती है बच्चों हम ये पढ़ेंगे, फिर कोर्ट कैसे होते हैं, कोर्ट में कौन होता है, कोर्ट में जज कितने होते हैं, ठीक है। एक सर्किट, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, एक सर्किट जज होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट जज होता है, फिर लॉ लॉर्ड्स होते हैं। तो कौन से कोर्ट में कौन से और कितने, कहीं एक जज बैठता है, कहीं दो जज बैठते हैं, कहीं तीन जज बैठते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहां तक कोई सवाल? तो पूरा ये लीगल फ्रेमवर्क हम उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरा हमारा एरिया है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना कि ये कोर्स आउटलाइन का मतलब ये एरियाज हैं। अब अगर आप बुक में जाएंगे ना, बुक में देखेंगे बीपीपी में, या अल्लाह आपका भला करे बच्चों, वो स्टडी हब, नहीं कैपिटल नहीं पढ़नी, बीपीपी या स्टडी हब पढ़नी, मैं लिखवा देता हूँ।
रेकमेंडेड है बीपीपी, मैं लिख भी दूं ना ताकि स्टडी हब और एग्जाम किट सारी करनी है, बीपीपी भी करनी है, कैप्लन भी करनी है। ये मैंने स्लैश वैसा होना नहीं चाहिए, एंड होना चाहिए, तो आप लोग कहेंगे सर ने स्लैश डाला। और स्टडी हब, स्टडी हब के जो क्विज है ना, स्टडी हब के जो क्विज हैं वो बहुत फायदेमंद है, वो जरूर करके जाएं। तो एग्जाम किट तीनों करनी है बेटा, एक बस मैं बात बोल रही हूँ, एग्जाम किट सारी करनी है, स्टडी हब, बीपीपी, कैप्लन और स्टडी टेक्स्ट में से कोई से एक पढ़ ले, बीपीपी या स्टडी हब, वो आपकी मर्जी है। जी बेटा सॉरी, आपका सवाल। अच्छा नहीं, डिसकंटिन्यू नहीं, उस तरह मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा वो है क्या चीज। डिसकंटिन्यू का मतलब ये नहीं कि वो बेकार हो गई अचानक से, वो हुआ ये मैं बताता हूँ आपको। बीपीपी कुछ दिनों पहले तक था एसीसीए का ऑफिशियल रिव्यूड कंटेंट। रिव्यूड कंटेंट का मतलब ये है कि एसीसीए वालों ने एक पेपर बनाया जिसका नाम रखा लेट्स से F4LW। बीपीपी वालों ने कहा अच्छा, इसको पढ़ने के लिए हम एक बुक बना लेते हैं। बीपीपी वालों ने एक बुक बनाई जिसका नाम रख दिया स्टडी टेक्स्ट। फिर बीपीपी वालों ने वो बुक भेजी एसीसीए वालों को और कहा कि भाई इसको पढ़ के देख लें, आप मुतमईन हैं या नहीं। एसीसीए वालों ने उसको रिव्यू किया, जाहिर है इसको पढ़ना आसान नहीं, पूरी बुक को रिव्यू किया, देखा कि क्या ये इस काबिल है कि हमारी एग्जाम को कवर कर सके, और उन्हें रिव्यू कर लिया और कहा कि ये रिव्यूड कंटेंट है। क्या है? यानी कि इस बुक में जो कुछ लिखा है वो एसीसी ने पढ़ लिया, देख लिया, और एसीसी कह रहा है इट इज इनफ टू पास आउट द एग्जाम। ठीक है, फिर ये चल रहा था मामला। फिर एसीसी वालों ने अपना स्टडी हब लॉन्च किया। जब अपना स्टडी हब लॉन्च कर दिया तो उन्होंने बीपी वालों से कहा अब हम आपका कंटेंट रिव्यू नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद ये अभी हुआ, ये रिसेंट, उसके बाद एसीसी के F4 के सिलेबस में कोई सिलेबस चेंज नहीं आया, तो इट्स गुड इनफ। बस यूं समझ लीजिए ऑफिशियल जो सपोर्ट थी वो बंद हो गई। तो ये प्रॉब्लम असल में कब आएगी? जब एसीसी F4 का अपना सिलेबस चेंज करेगा, फिर नई चीजें आएंगी या कुछ पुरानी जाएंगी, तो फिर हम कहेंगे अब पता नहीं बीपी का स्टडी टेक्स्ट सही है या नहीं, चूंकि नाउ इट इज नॉट रिव्यूड। ये तो अभी हुआ है ना, थोड़े दिनों पहले रिसेंटली रिव्यूड हुआ, कोई सिलेबस भी चेंज नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट। तो एक समझे ऑफिशियल थी कनेक्शन, लेकिन फिर भी आप चाहें तो स्टडी हब पे जा सकते हैं, स्टडी हब से पढ़ लें। मैंने इसलिए दोनों लिख दिया, बीपीपी भी और स्टडी हब भी कर सकते हैं। सही बेटे? सर वाई नॉट कैप्लन? कैप्लन यार मैं बताऊं, कैप्लन मैं कैप्लन वालों से कोई मसला नहीं है मुझे। कैप्लन मुझे लगता है जरूरत से कम है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, हो सकता है गलत हो। कैप्लन जो है वो जरूरत से कम है और बीपीपी जरूरत से ज्यादा है, ये दोनों ही एक्सट्रीमिज्म। तो अब मसले की कैप्लन में खतरा ये है कि आप मिस आउट ना कर दें। बीपीपी में ये है कि बात चीजें बहुत सारी जरूरत है, उसका हल ये कि जब आप नोट्स पढ़ के जाएंगे तो आपको काफी हद तक अंदाजा होगा कि बीपीपी वाला लंबी कर रहा है। तो अब आपका असूल ये है, असूल ये है कि पहले आप नोट्स पढ़ें, नोट्स पढ़ के जब आप बीपीपी जाएंगे तो आपको अच्छा खासा अंदाजा होगा कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लंबी करें। तो आप ज्यादा लंबी ना करें, आप यूटर्न लेके वापस आ जाए। लेकिन कैप्लन का ना जरूरत से कम है, तो ये मसला है। और मैं आपको बता दूं, मैं इंशाल्लाह अभी मैं आपको एक, बल्कि एक आप में से जिन बच्चों ने किस किस ने एफबीटी दे दिया? अच्छा जी, तो एफबीटी के अंदर 8 9, मैं अभी डिस्कस कर लेंगे अभी इंशाल्लाह ये क्लास एंड के ऊपर, कि जो बच्चों ने एफबीटी नहीं दिया तो उनको हम क्या करें, थोड़े से टिप्स एंड टेक्निक्स। बीपीपी में कॉम्प्लिकेट हो जाता है बहुत ज्यादा। हाँ तो ये मैंने कहा ना, ज्यादा होता है तो आप ज्यादा ना, आप नोट्स को असल में गाइडलाइन लेके चलें। अगर नोट से वो बहुत आगे जा रहा है तो आपको जाने की जरूरत, और आपको लगता है कि नहीं सर ये तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ये लंबी कम ज्यादा, तो भाई स्टडी हब पढ़। अगर आपको लगता है कि इसलिए स्टडी हब का ऑप्शन, कैप्लन तो बहरहाल रिकमेंडेड है ही। किसी का कोई सवाल तो मैं आगे जाऊं। तो मैं ये कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो एरिया है हमारा, ये इसके ये इतना बड़ा एरिया है कि ये बुक में या स्टडी हब में 4 या 5 चैप्टर के बराबर है। इसके 40 पेज के तकरीबन नोट्स हैं मेरे, तो सोचें बुक पे कितना तफसील होगी। नोट्स तो शॉर्ट ही होते हैं क्योंकि
तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ काफी बड़ा टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला कि सुबह से लेकर शाम तक हम सब कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। सुबह आप उठे, आपने उबर बुक करी, टीएसए आ गए, उबर वाले और आपके दरमियान क्या हुआ? एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपने टीएसए में एडमिशन लिया, टीएसए और आपके दरमियान क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने मलेशिया से कोई चीज इंपोर्ट करी, कंटेनर इंपोर्ट किया लैपटॉप का, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो वट एवर वी परचेज, वट एवर वी बाय, वट एवर सर्विस वी कंडक्ट, या कोई भी हम काम करते हैं, वी डू कॉन्ट्रैक्ट। और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करने के लिए जो हमारे पास लॉ है, दैट इज, मिसाल के तौर पे आपने ए मॉडल ऑर्डर किया, मॉडल ए ऑर्डर किया और उसने मॉडल बी भेज दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ बताएगा आपके पास क्या ऑप्शन है। आपने मलेशिया ऑर्डर किया कंटेनर, और उस आपने ऑर्डर किया मॉडल ए, उसने भेज दिया मॉडल बी। तो अब आप कहेंगे यार ये मैं किस तरह करूंगा भाई? तो फिर आपने, कॉन्ट्रैक्ट लॉ बताएगा अब आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर कोई आपके पैसे वापस नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट करके मुकर गया, समझ में आ रही बात? आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो ऐसा नहीं कि पैसे लेके भाग गया ना। मिसाल के तौर पर आपने किसी से घर खरीदने का, बेचने का आपने घर खरीदने का सौदा किया, तो आप खरीदेंगे तो वो बेचेगा, अब वो बेच नहीं रहा, समझ में आई बात? ना घर दे रहा है ना पैसे ले रहा है, तो उससे जबरदस्ती हम अदालत के जरिए पे कॉन्ट्रैक्ट पे अमल करवाएंगे। वंस यू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इट इज लीगली इनफोर्सिएबल। अगर एक शख्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अदालत, कानून उससे जबरदस्ती उस पर अमल करवाएगी। बाज लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कहते हैं नहीं यार हम एक सीरियस नहीं थे या सोशल नहीं थे वगैरह वगैरह। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत डिटेल कॉन्ट्रैक्ट। फिर कॉन्ट्रैक्ट की कोई वायलेशन करता है तो उस पर पेनल्टी कैसे चार्ज होगी, पेनल्टी कैलकुलेट कैसे होगी, जुर्माना कैसे कैलकुलेट होगा, वो हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। कोई सवाल इसमें किसी का? जाऊं आगे। तीसरा एरिया जो हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह इसमें, वो है लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट पे जाने से पहले इसका पहले एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ टॉट आया क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये बात मैं बाहर नहीं बोलता क्योंकि फिर वो वजह होती है कुछ। आप लोग चूंकि एडमिशन ले चुके, तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को उस वजह से आते हैं क्योंकि वो सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी के अंदर बहुत सारे एंगल एक्सप्लोर नहीं होते। जैसे मिसाल को एक टॉपिक है, अब आप बुक खोलें या कोई भी चीज करें तो वो टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देता है। अरे भाई इस टॉपिक के पीछे रीजन, ये टॉपिक आया क्यों, वो कभी भी सेल्फ स्टडी में या उसमें ना आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, ये एम्प्लॉयमेंट लॉ है, उसमें बाहर इसलिए नहीं कहते बात, या फिर लोग कहते हैं शायद पता नहीं एडमिशन के लिए कहते हैं सर क्या कह रहे हैं। तो आप चूंकि एडमिशन ले चुके तो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब एम्प्लॉयमेंट लॉ है, अब इसमें छोटी सी मिसाल है सेल्फ स्टडी के अंदर। वो एक टिप है, असल में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि जब पढ़ने के दौरान आपकी करियर लाइफ से मुताल्लिक होती हैं, वो आपको सेल्फ स्टडी में नहीं मिलेंगी। मिसाल के तौर पे, कल को अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट लॉ से मुताल्लिक बात बता रहा हूँ आपको, कल को अगर फर्ज कर लें आपकी जॉब लग जाती है वहां पे, अल्लाह आपका भला करे, मिडिल ईस्ट, ये गल्फ साइड पे जितनी, सऊदी अरब है और कतर है, दुबई है वगैरह, अबू धाबी वगैरह वगैरह, सब दुबई के अंदर ही वो सब कुछ, दुबई अबू धाबी वगैरह वगैरह। so, जितना मिडिल ईस्ट का एरिया है, इसमें कल को अगर आपकी नौकरी लगे तो आपने उनसे एक बात पूछनी है कि आप मुझे कौन सा वीजा स्टेटस भेजेंगे, मेरा वीजा स्टेटस क्या होगा। तो पहली बात तो इंशाल्लाह जब आप सवाल करेंगे तो फौरन होशियार हो जाएंगे, यार ये कोई फिल्म है, इसको ये सवाल ही बता देगा कि सवाल करने वाले को बहुत कुछ पता है। अब इसमें होता है क्या है मसला, मैं आपको बताऊं। मसला ये होता है कि जाहिर है जो आपको नौकरी पे रखेगा, लेट्स से दुबई से आपकी, दुबई की कॉल आई है, और पाकिस्तानी बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट जाते हैं, तो ये सबके साथ इशू आता है बहुत ज्यादा। अब जब आप दुबई नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, वो आपको नौकरी पे रखेंगे, तो वो आपको भेजेंगे वीजा। क्या भेजेंगे? वीजा। अब वीजे के लिए वो क्या करेंगे, वहां की जो लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, उससे राब्ता करेंगे, ठीक है। और उससे कहेंगे कि भाई बेटा अभी ये रोकते हैं, अभी बात थोड़ी देर में बढ़ लेंगे, बच्चे इसको रोकना। तो मिसाल के तौर पे आपका नाम है अहमद, एक मिसाल है समझाने के लिए। तो वहां की जो एम्प्लॉयर है, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से कहेगी कि भाई एक लड़का है अहमद नामी, कराची में बैठा हुआ है, उसके लिए एक वीजा इशू करें। फिर वहां की जो गवर्नमेंट है ना, वो आपके एम्प्लॉयर, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन जो आपको नौकरी दे रही है, उससे वीजा के चार्जेस लेगी।
अच्छा, वीजे के चार्जेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ वीजा। सबसे कम वीजा होता है लेबर, उसके चार्जेस कम होते हैं। उससे ऊपर सुपरवाइजर, फिर सीनियर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, जितनी ऊपर जाते हैं पोस्ट, तो जितना बड़ी पोस्ट होगी उसके वीजे के चार्जेस भी उतने ज्यादा होंगे। अब बाज ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, पैसे बचाने के चक्कर में बुलाएंगी आपको अकाउंटेंट, तनख्वाह भी अकाउंटेंट वाली देंगी, वीजा आपको लेबर का भेज देंगे। अच्छा, आम आदमी सोचता है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से निकलता है ये, तो लेबर का एक मतलब तो है मजदूर, और लेबर का एक मतलब है काम करने वाला। तो शुरू में लोग कहते हैं लेबर, फिर कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, तो नाम ही ले, तो वाकई बात भी है कि वो लेबर का एक मतलब तो मजदूर और एक मतलब है दुनिया में हर इंसान ही लेबर है। तो आप इतना ध्यान नहीं देते, वैसे ही आप दीवाने बावले होते हैं, आपकी दुबई में नौकरी लग गई, आपको सो जो है वो आप बड़े खुश हैं, और एक 100 लोगों का काफिला आपको छोड़ने एयरपोर्ट, पाकिस्तान में तो आप पता ना ऐसी पूरी बारात जाती है, तो खाला मामू चचा सब आपको छोड़ने एयरपोर्ट पहुंचे, और 100 लोगों ने मिलकर आपको अलविदा किया कि अब लड़का जो है हमारा जा रहा है धर्म कमाने, अब इस्तिखारे भी हाँ आएंगे इसके इंशाल्लाह, जहाँ ही भेजेगा रिश्ता। तो जनाब आप अल्लाह अल्लाह करके दुबई के लिए रवाना हो गए। फिर वहां पहुंचे, आप नौकरी वोकरी कर रहे हैं, 1-2 महीने बाद वहाँ वो जो विजिट के लिए आते हैं, वो शुरते जो होते हैं ना, जो हरम में भी होते हैं, दो जगह भी होते हैं ना, डांट रहे होते हैं ना, हेलो हैवी डांट रहे होते हैं, तो वो एक दिन आ गया आपका हेलो हाय, आपको क्योंकि आपने भी हेलो हाय किया, और आपसे पूछा और हबीबी पाकिस्तानी, हाँ जी पाकिस्तानी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपसे कार्ड लिया और पूछा, ऐसी रूटीन कार्रवाई है, ऐसी सबको मिलते हैं जुलते हैं, आपने कहा ठीक है। और फिर उसको पता चला कि आप कौन है, ऑफिसर लेवल के आदमी, और आपको वीजा कौन सा मिला हुआ है, लेबर। वो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, आपको कर देंगे खामोशी से डीपोर्ट, क्योंकि उनको पता आप मासूम हैं, आपको कुछ पता नहीं, और आपकी कंपनी पे कर देंगे जुर्माना। कंपनी इतनी बड़ी, उसको जुर्माने से कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपका तो एक कैरियर था वो शुरू होने से पहले ही। अब वापसी में जब आप आए तो खाली 2 लोग आपको लेने आए, एक बड़ा भाई और एक अब्बू। अब की बार वो बारात नहीं, और इस्तिखारे वालों ने मना कर दिया, उनको ख्वाब में सांप नजर आ रहा है, उन्होंने बोला नहीं ये कुछ मसला है, हमारी लड़की अभी पढ़ रही है, मुनासिब नहीं है अभी इस वक्त। तो जाहिर है अब वापस धर्म धर्म से जो है रूपों में आ गए। सो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत सारे एंगल्स हैं एम्प्लॉयमेंट लॉ के, दूसरे चीजों के, जो कि लीगल एंगल से जो हमें नजर नहीं आते। तो ऐसा नहीं कोई आपने जुर्म किया या आपको कुछ भी नहीं, वो कहेंगे आप वापस अल्लाह हाफिज टाटा बाय बाय, भाई उसको देखें, कंपनी का तो चंद 100 चंद हजार दिरहम का फाइन पड़ेगा, उनको इतना कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन आपका तो पूरा करियर रुका होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की हैं, जो कि आपको शायद बुक में या जो है वो इधर उधर से नहीं मिलेंगी। तो बहरहाल वो, जी यार कर तो सकते हैं, लेकिन मसला ये कि आप पाकिस्तान में बैठ के दुबई की किसी कंपनी को सू करने के लिए जो है ना काफी मुश्किल हो जाएगा। मतलब फिर वकील वहां लेना, फिर एक बार बताऊं आपको मैं, वहां की अदालतें इस किस्म की नहीं है, वो उसी का साथ देंगी। मतलब वो क्यों एक एक आदमी का साथ देंगी, और वो कहेंगे अच्छा आप कहेंगे सर वहां तो लॉ की बड़ी वो है, तो उन्होंने किया है ना, वो टाइट करेंगे ना उसको, उस पर जुर्माना करके, उनको तो वहां की जो हुकूमत है वो उस एम्प्लॉयर पे जुर्माना वगैरह करके टाइट की, लेकिन वो एक पाकिस्तानी के लिए बहरहाल सब कुछ नहीं करेगी, क्योंकि खास तौर पर पाकिस्तानियों को खास रिकॉर्ड है नहीं, ठीक है ना। बहरहाल वो एक अलग एंगल एक्सप्लोरेशन है एंगल की, लेकिन बहरहाल आपका तो करियर, जो थोड़े बहुत पैसे हैं ना वो भी वकील में चले जाएंगे फिर, तो इसलिए बेहतर ये कि आप कहीं और अप्लाई करें। सो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बाद लॉ ऑफ टॉर्ट। अच्छा, लॉ ऑफ टॉर्ट का बैकग्राउंड जो मैं आपसे कह रहा था, बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी अदालत में कोई शख्स जाता है, तो जाहिर सी बात है अदालत में क्यों जाएंगे लोग, जब उनका आपस में क्या होगा, खुशी खुशी तो कोई नहीं आता, जैसा साहब आपको पता ही है, बहुत हमारे ताल्लुक, कुछ भाई लड़के जाते हैं ना कोई अदालत, खुशी खुशी तो अदालत में कोई भी नहीं जाता। तो जब भी अदालत 2 लोग कॉन्फ्लिक्ट लेके जाएंगे, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने से पहले अदालत एक सवाल पूछेगी दोनों पार्टियों से जिनका झगड़ा हो रहा है, और वो सवाल बहुत अहम है लॉ ऑफ टॉर्ट के बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पूछेगी अदालत कि क्या आपका आपस में पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। क्या मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट है, क्या मतलब, ये बात समझ में नहीं आई, बता रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट है से क्या मुराद, मसलन 2 लोग अदालत में लड़ते हुए गए, एक टेनेंट किराएदार और एक लैंडलॉर्ड मालिक मकान, और मालिक मकान कह रहा है जज साहब ये देखे मेरा किराया नहीं दे रहा,
तो मुझे बताएं कि मालिक मकान और किराएदार के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट है पहले से? होगा ना, टेनेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, किराएदारी, जब उसने किरायादार बना होगा तो एग्रीमेंट किया होगा ना। नहीं समझ में आ रही बात? ये बात किसकी समझ में नहीं आई? भाई बच्चों, जो दो आदमी लड़ते हुए गए, एक बोल रहा है मैं मालिक मकान, ये किराएदार, जज साहब ये किराया नहीं दे रहा, तो उन दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? क्या नाम है उस कॉन्ट्रैक्ट का? टेनेंसी, किराएदारी का एग्रीमेंट, हाँ या ना? एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का झगड़ा। दो लोग एक दूसरे से लड़ते हुए गए और जज को कह रहे हैं जज साहब इसने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, कार एक्सीडेंट। अब मुझे बताओ, जो लोग आपस में लड़ते हुए अदालत में गए कार एक्सीडेंट के केस में, क्या उनका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। वो कह जब तो देखा ही पहली दफा मैंने इसको, और आइंदा देखना चाहता भी नहीं हूं, लेकिन इसने जज साहब मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है, लाइट तोड़ दी, बला बला बला। जज ने कहा आप जानते हैं? नहीं जानता wanता नहीं, देखा है अभी पहली दफा। नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। तो जब ऐसे दो लोगों के दरमियान झगड़ा होगा जिनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको सॉल्व करेगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ। और ऐसे दो लोगों के दरमियान झगड़ा होगा जिनका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसको गवर्न करेगा लॉ ऑफ टॉर्ट। तो लॉ ऑफ टॉर्ट असल में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे झगड़े, ऐसे केसेस में अप्लाई होगा जहां दोनों पार्टीज का आपस में पहले से कोई ताल्लुक, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मसलन आप एक बैंक गए, आपने बैंक में अकाउंट खोला, अकाउंट खुल गया, अकाउंट खुलने के 2 दिन बाद दोबारा किसी काम से गए और आपका बैंक में कैशियर से झगड़ा हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो जब बैंक में कैशियर झगड़ा हो गया, झगड़ा बहुत बढ़ गया, आपने बैंक पे केस कर दिया। क्या आपके और बैंक के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ ना, अकाउंट ओपनिंग कॉन्ट्रैक्ट है ना, अकाउंट ओपन किया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। तो वो इस मसले को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हल करेगा? लेकिन अगर आप बैंक गए अकाउंट खुलवाने, और अभी अकाउंट खुला नहीं है, सिर्फ मालूमात ली, और मालूमात में ही झगड़ा हो गया। समझ में आई बात? मालूमात में क्या हो गया, और आपने बैंक पे कर दिया केस। तो अब आपके और बैंक के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट है? अकाउंट ही नहीं खुला, अकाउंट खुलने की नौबत ही नहीं आई। तो अब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा यहाँ पे, सॉरी कौन सा लॉ अप्लाई होगा? लॉ ऑफ टॉर्ट। क्या ये बात सबके समझ में आई? ऐसे बहुत इस एक आदमी ने किसी के खिलाफ फेसबुक पे लिख दिया। एक तो हमारी मसला ये ना कि लोग सोचे समझे बगैर चीजों को क्या करते हैं, शेयर करते रहते हैं। क्या लानत भेज के शेयर करें, ये तो पब्लिक लगी हुई। अबे भाई पहले वेरीफाई तो कर लो, ये जो बात कह रहा है वो सही है गलत है। इस पे लॉ ऑफ टॉर्ट में केस बनता है, डिफेमेशन का केस। किस पे मेरे भाई? मसलन फला रेस्टोरेंट के अंदर मरी हुई मुर्गियों का गोश्त बिक रहा है, आपने देखा, टक करके शेयर का बटन दबाया और शेयर कर दिया। अब आपको पता है वो रेस्टोरेंट वाला आपके लॉ ऑफ टॉर्ट के खिलाफ केस, लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत डिफेमेशन, डिफेम, फेम मतलब मशहूर, डिफेम मतलब बदनाम, बदनामी का केस कर देगा आप पे, और लॉ ऑफ टॉर्ट, और आपका उस रेस्टोरेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट खाना खाने गए, आपने एक बिरयानी की प्लेट खरीदी, बिरयानी खाई, बिरयानी खाने के बाद आपका दिल चाह रहा है कि यार मैं उसको लात मारूं, उसको लात मारूं, उसको लात मारूं। जब आपने गौर किया तो आपने लाहौर में मटन बिरयानी खाई थी। तो अब आप जो उस बिरयानी वाले के खिलाफ केस करेंगे, वो कौन सा केस होगा? लॉ ऑफ, भाई तो उस पे है ना, फीलिंग पे है। समझ में आई बात? अगर आपका दिल लाते मारने को चाह रहा है लोगों को, और बिरयानी थी भी सस्ती, जिसका मतलब है माजरत के साथ आपके साथ कुछ गेम हो गया है। या आपने कराची में कुछ चिकन बिरयानी खाई और बहुत सस्ती चिकन बिरयानी थी, उसको खाने के बाद आपका दिल चाह रहा है आप उड़ के जाएं और किसी तार पे जाके बैठ जाएं, तो माजरत आपने फिर चिकन बिरयानी, लेकिन चूंकि आपने बिरयानी खरीद ली, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब आपका उससे झगड़ा है, तो ये कौन सा? बिरयानी खरीदने कॉन्ट्रैक्ट बेटा, मांग के थोड़ी ना खाइए। अगर तो बिरयानी मांग के खाइए, अल्लाह के नाम पे दे दो, और उस बिरयानी में मसला आ जाए तो लॉ ऑफ टॉर्ट। लेकिन अगर बिरयानी खरीद के खाइए,
बेटा वो तो हर चीज, 1 रुपए की चीज भी खरीदेंगे, ट्रांजैक्शन तो होगी ना। देखिए आसान लफ्जों में, आप 1 रुपए की चीज खरीदे, ट्रांजैक्शन होगी कि नहीं होगी? तो छोटी या बड़ी बात नहीं है, बात है ट्रांजैक्शन की। जहां 1 रुपए का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट है। किसी का कोई सवाल? जाऊं आगे? चलें भाई नेक्स्ट। कॉन्ट्रैक्ट ना हो और रिलेशन ना हो आपस में, तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस को हम कवर करते हैं। पर्सनल नहीं, वो फिर कहलाते हैं हमारे टॉप, वो भी टॉपिक है, वो कहलाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कहलाते हैं? उनकी अदालत में लीगल स्टैंडिंग नहीं है। जैसे मैं आसान एग्जांपल दे देता हूं उसकी, सबसे आसान एग्जांपल, दो लोगों का झगड़ा है और वो आपस में मंगते रहे, तो ये अदालत में चैलेंजेबल इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि मंगनी की कोई कानूनी हैसियत नहीं, इट्स अ सोशल रिलेशनशिप। लेकिन दो मियां बीवी का झगड़ा होता है तो निकाह की कानूनी हैसियत है, इट्स अ लीगल रिलेशनशिप। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे उसके अंदर एक टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल रिलेशनशिप्स और सोशल रिलेशनशिप्स। जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर लीगल इंपैक्ट नहीं आता, और जो लीगल रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर है। ठीक है ना? आपने अपने दोस्त से कहा, एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, आपने अपने दोस्त से कहा कि यार ये गाड़ी तो जरा देख लो, पता नहीं क्या मसला है। आपके दोस्त ने कुछ गाड़ी रिपेयर शिपेयर कर दी कुछ, लेकिन वो सही नहीं हुई। क्या आपने अपने दोस्त को पैसे दिए? नहीं। तो आपके और दोस्त के बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आप दोस्त के खिलाफ अदालत में जाके कह नहीं सकते जैसा आप इसने मेरी गाड़ी सही करी लेकिन सही हुई नहीं। लेकिन आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब ये गाड़ी मेरी जो है ना वो कुछ गड़बड़ कर रही है, उसने आपसे पैसे लिए, गाड़ी रिपेयर की, मगर गाड़ी सही रिपेयर नहीं हुई, तो आपके और मैकेनिक के दरमियान एक लीगल रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया है। इसकी अदालत में लीगल इंप्लीकेशंस होंगी। किसी का कोई सवाल? चौथा हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट लॉ। इसको तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर भी चुके हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। याद है आपको, हमने एफबीटी में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, अल्लाह आपका भला करे, वो जब, चल मैं नाम नहीं बताता, उसकी पहले मीनिंग बता दूं। अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को टाइम फ्रेम दिए बगैर नौकरी से निकाल दे, बोले कल से मत आना, तो बोले सर नोटिस पीरियड तो देते हैं, कहा नहीं कोई नोटिस पीरियड नहीं, चलो अल्लाह हाफिज। तो ऐसे निकाले जाने को क्या कहते हैं? हाँ, अनफेयर नहीं, नहीं नहीं, रॉन्गफुल डिसमिसल। क्या कहते हैं उसे? रॉन्गफुल डिसमिसल का मतलब क्या होता है? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टाइम दिए बगैर, उस टाइम को हम लॉ की जबान में क्या कहते हैं? अरे नोटिस पीरियड, उस टाइम को नोटिस पीरियड कहते हैं। और उस टाइम दिए बगैर मतलब कल कल से मत आना, तो बोलेगा भाई कल से मत आना क्या मतलब? थोड़ा सा बताते तो, अचानक मतलब प्रोफाइल पिक्चर गायब हो गई, सिंगल टिक हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आइडिया तो देते मुझे, हैं? रीजन देते, आइडिया देते, ताकि हम अगली नौकरी का इंतजाम कर लेते। नौकरी की बात हो रही है तो जहन तो बनाए ना अब अगले का, कम से कम, कि भाई ऐसे 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 ऐसे। टाइम लगता है, अब सर्फ खा लिया। सो पॉइंट पॉइंट समझने का ये है, अगर अगर नोटिस पीरियड दिया होता तो ये नौबत यहां तक ना आती। तो आपने कहा यार नोटिस पीरियड के बगैर, अच्छा आप इसमें इसका यहां तक एफबीटी कह के खामोश हो गया, एफबीटी बोला अल्लाह हाफिज, बस जाओ बेटा जाओ, पास हो गया, अल्लाह हाफिज। अगला सवाल ये है कि फर्स्ट करें एक आदमी ने एक जगह नौकरी करी और दोनों ने आपस में नोटिस पीरियड डिसाइड नहीं किया, ना एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बताया कि व्हाट विल बी द नोटिस पीरियड, एम्प्लॉय ने भी नहीं पूछा एम्प्लॉयर से व्हाट विल बी द नोटिस पीरियड, और नौकरी शुरू कर दी। थोड़े दिनों के बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को निकाल दिया, तो उसने बोला भाई नोटिस पीरियड, उसने वो तो डिसाइड ही नहीं हुआ, तुमने पूछा था? नहीं। हमने बताया था? नहीं। तो किस बात का नोटिस पीरियड? तो यहां अदालत कहेगी नहीं नहीं भाई, आप डिसाइड करें ना करें, नोटिस पीरियड तो बहरहाल होगा। अब F4 बताएगा, LW और एम्प्लॉयमेंट लॉ बताएगा हाउ टू कैलकुलेट नोटिस पीरियड। उसका फॉर्मूला है पूरा, हाउ टू कैलकुलेट, कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर नौकरी से निकालेगा और दोनों ने नोटिस पीरियड डिसाइड नहीं किया, नाउ द कोर्ट एंड द लॉ विल कैलकुलेट नोटिस पीरियड। बिल्कुल, वो आपकी एज पे, आप कितने अरसे से, दो बातों पे डिपेंड करता है, आपकी एज क्या है और आप कितने साल से काम कर रहे हैं। मसलन आपकी एज है 25 साल और आप 5 साल से काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो आपका नोटिस पीरियड कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे आप जो है वो 6 साल से काम कर रहे हैं, तो आपका नोटिस पीरियड अलग होगा, वो डिपेंड करता है, 12 साल तक देखेंगे, उसके बाद वो सेम हो जाता है। बहरहाल वो हमारा फिलहाल अभी टॉपिक नहीं है। बहरहाल एक देयर इज अ फॉर्मूला, देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेटिंग द नोटिस पीरियड गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय।
वो इंशाल्लाह हम इसमें पढ़ेंगे, वो एफबीटी में तो ऑब्वियसली नहीं है। तो ये लीगल एंगल्स हम सारे देख रहे होंगे, और भी बहुत सारी चीजें। पाकिस्तान में 60 साल में रिटायर होता है, यूके में 65 साल। छुट्टियां कितनी मिलेंगी आपको? अच्छा, एक एग्जाम्पल इसमें एक और दूं। अभी आपने भी पढ़ा होगा ओवर टाइम। क्या होता है ओवर टाइम भाई? अब मैं आपको बता रहा हूँ अकाउंटिंग और लॉ का क्या कनेक्शन है। जी बेटा, ओवर टाइम क्या होता है? बेसिक वर्किंग आवर से आप, अब मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को नौकरी पे रखा, और दोनों दोनों ने आपस में बेसिक बेसिक वर्किंग आवर्स ही डिसाइड नहीं करे, वो होता है, नहीं डिसाइड किए। एम्प्लॉय ये समझ रहा है 45 आवर्स के बाद मेरा क्या शुरू हो जाएगा? ओवर टाइम, यानी कि 46 आवर जो होगा दैट विल बी माई। और एम्प्लॉयर सोच के बैठा हुआ है 55 घंटे तो बेसिक हैं, 56 आवर से क्या स्टार्ट होगा? तो जब 46 आवर हुआ तो एम्प्लॉय ने कहा सर ठीक है अब मैं ओवर टाइम करूंगा। तो उसने बोला कौन सा ओवर टाइम? कह रहे भाई 45 आवर्स हो गए ना, अब ये 46 आवर है तो मेरा तो ओवर टाइम होगा। नहीं नहीं, हम तो 55 के बाद देते हैं, आप दोनों झगड़ लें, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर झगड़ लें। यहाँ एम्प्लॉयमेंट लॉ बताएगा कि कितने बेसिक आवर्स हैं, अगर आपस में खुद डिसाइड नहीं करेंगे तो। छुट्टियां कब मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब एम्प्लॉयमेंट लॉ में आ जाएगा। कोई सवाल? अगला हमारा टॉपिक है एजेंसी लॉ। एजेंसी लॉ का बैकग्राउंड। जी बेटे। employment law बताएगा कि कितने देर तक तो basic होगा ना, अगर हम चाहे खुद से तो extend या नीचे आ सकते हैं। देखिए एम्प्लॉयमेंट, एक बात जरा समझिएगा गौर से। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, जब आप अदालत में कॉन्फ्लिक्ट लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे बेटे? अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इस बात पे राजी हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को साल में आधे दिन छुट्टियां देगा, दोनों राजी हैं और दोनों अदालत नहीं जा रहे, कोई मसला ही नहीं। देखिए लॉ वहां इन्वॉल्व होता है बच्चों जहां पे क्या हो? कॉन्फ्लिक्ट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोले, अगर एक मिसाल है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोले कि तुम 8 घंटे के बजाय 10 घंटे काम करोगे, मैं ओवर टाइम नहीं दूंगा, और एम्प्लॉय बोले ओके सर, अदालत थोड़ी ना इन्वॉल्व होगी। या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोले कि तुम्हारी नौकरी 8 घंटे, हम सिर्फ 2 घंटे काम लेंगे, बाकी 6 घंटे चिल करो, एम्प्लॉय बोले ओके सर, तो भी अदालत इन्वॉल्व नहीं होगी। तो आप कहेंगे सब अदालत आएगी कब? जब दोनों में से कोई एक कोर्ट जाएगा। जब कोर्ट जाएगा तो कोर्ट कहेगा भाई अब आप लोगों के दरमियान जो डिसाइड है वो मुझे नहीं पता, हमारे पास जो लॉ है अब वो डिसाइड। तो अनटिल अनलेस दोनों पार्टीज क्या कर रही है, अदालत को इससे कोई लेन देन। अदालत ने कहा भाई, जैसे मिसाल के तौर पे लॉ कहता है जी आप 30 छुट्टियां दें एम्प्लॉय। वैसे मैं आपको बताऊं, लॉ में लिखा हुआ है हर एम्प्लॉयर हर एम्प्लॉय को वीक में 1 दिन ऑफ देगा। हर एम्प्लॉयर हर एम्प्लॉय को वीक में, आप एक ना दें 2 दे दें छुट्टियां, लॉ को कोई एतराज नहीं। आप एक भी छुट्टी ना दें और एम्प्लॉय अदालत ना जाए तो भी लॉ को, जब कोई अदालत जाता है तब वहां से लॉ इंप्लीकेशन शुरू होती है सिविल केसेस में, बाकी तब तक क्या हो रहा है लॉ को कोई लेना देना नहीं। एक का सवाल मैं कर लूं फिर आप जी। जब तक conflict हाँ, जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक। सर उसमें फिर जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी तो इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल होगा। तो अदालत जब जब अदालत कॉन्फ्लिक्ट जाएंगे तो अदालत बोलेगी आप दोनों में क्या तय हो जाए लेके आए, वो भी लाएं, फिर हम अपना लॉ देखेंगे, दोनों को देखेंगे, फिर देखेंगे क्या फैसला करना। एग्रीमेंट में जो भी लिखा हो भले उससे कोई अलग हो या क्या एग्रीमेंट वाला ही decide होगा। नहीं देखिए, उसमें दो बातें। अदालत जो लॉ होता है ना उसमें मिनिमम क्राइटेरिया, मिसाल के तौर पर लॉ ने कहा जी मिनिमम 35,000 रुपये तनख्वाह देनी है, कितनी नहीं मिनिमम, और आपने 45 आपस में डिसाइड किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं सॉरी, गलत कह गया। लॉ में लिखा हुआ है, फर्स्ट करें 35,000, क्या लिखा हुआ है? तो 35,000 नहीं लिखा हुआ, लॉ में लिखा हुआ मिनिमम 35,000, और आपस में आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 45,000, तो अदालत कहेगी इस सिनेरियो में कितने पैसे मिलेंगे? 45,000। लेकिन लॉ में लिखा हुआ है 35,000 और आपने आपस में तय कर लिया 25,000, तो अदालत कहेगी अब जो आपस में तय वो नहीं देखेंगे, अब हम लॉ देखेंगे। फर्क है, सिनेरियो है अलग अलग। मेरी बात समझ में आ रही है? फर्ज कर रहे हैं लॉ में लिखा हुआ है कि हर एम्प्लॉयर हर एम्प्लॉय को कम अज कम 35,000 तनख्वाह देगा, लिखा हुआ है, और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने आपस में 45,000 तय किया हुआ। तो इस सिनेरियो में क्या अप्लाई होगा? 45,000 के कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट क्या लिखी हुई है। लेकिन अगर लॉ में लिखा हुआ है कि हर एम्प्लॉयर हर एम्प्लॉय को कम अज कम, क्योंकि लिखा हुआ है कम अज कम 35,000 रुपए, और एम्प्लॉय बेचारा भोलपन में 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया मासूम, और बाद में उसका एहसास हुआ भाई ये तो मैंने गलत कॉन्ट्रैक्ट, आपकी बता दूं
हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये भी पढ़ेंगे, अगर कोई शख्स कॉन्ट्रैक्ट कर ले और बाद में एहसास हो ये मैं अपनी नादानी में, बेवकूफी में, जैसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो 18 साल से कम उम्र में हो वो इन्फोर्सिबल नहीं है। पता है आपको, 17 साल की उम्र में आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर ले वो इन्फोर्सिबल ही नहीं है। एक आदमी टुन है, इंटॉक्सिकेटेड, और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में जाके अदालत में कहते जैसा जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ मैं टुन था, तो अदालत कहती है इंटॉक्सिकेटेड हालत में अगर कोई शख्स कॉन्ट्रैक्ट करता है वो भी लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है। एक आदमी प्रेशर में है और उसने अदालत कर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, खौफ की हालत में, एम्प्लॉयर का खौफ होता है इंसान को, एम्प्लॉयर की बहुत सारी बात आदमी खौफ के मानता है, ठीक है। वो एक आदमी ने जू खोला तो उसने चार्जेस रखे 1000 रुपए एंट्री, कोई आ ही नहीं रहा, फिर उसने 900, कोई भी नहीं आ रहा, 800, 700, 600, बड़ा परेशान यार, 1000 से 500 रुपए कर दी, कोई आ ही नहीं रहा जू में। किसी ने मशवरा दिया भाई साहब आप एक काम करें एंट्री फ्री कर दें, फिर है करो करो तो सही, उसने एंट्री फ्री कर दी, सब आ गए, पूरा जू भर गया, उसने पे शेर का पिंजरा खोल दिया और बोला जू से बाहर जाने के 1000 रुपए। तो सब लोगों ने खुशी खुशी 1000 रुपए दे दिए और बाहर चले गए। ये कॉन्ट्रैक्ट अदालत में इन्फोर्सिएबल, भाई जब सामने शेर होगा तो आप 1000 रुपए तो देंगे। फिर लेकिन जब मामला टल गया, आपको एहसास हुआ यार मेरे साथ तो ज्यादती हुई है, ये शेर की बुनियाद पे मुझे जबरदस्ती जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अदालत में काबिले कबूल, चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्रेशर किया गया एक बंदे के साथ। ऐसे बॉस एम्प्लॉयर के सामने लोग बहुत बेचारे मान लेते बातें, ठीक है ना। 12, अगला टॉपिक हमारा है, साबित करना पड़ेगा ना, मेडिकल रिपोर्ट होगी और भी बहुत सारी चीज होंगी, वहां पे गवाह होंगे। मैं फिर आपने पता कहाँ जा रहे हैं, आप लोग वकील वाले एंगल पे जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि आप जज जज बैठा हुआ जज साहब, ये ऐसे नहीं होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसे नहीं हो रहा वहां पे भी। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपके पास सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप डॉक्यूमेंट्स आपने साबित करना है, चूंकि आपने इस किस्म के साथ, ये तो मैं एग्जांपल ऐसी मजाक में दे दी, शेयर वेयर ये हो, आप तो देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में क्या, आपके पास ईमेल होंगी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, सिविल केस में सब कुछ ये होता है। नेक्स्ट, एजेंसी लॉ। एजेंसी लॉ क्या होता है मेरे भाई? अच्छा ये बता, आप एग्जाम्पल बनाते हैं पहले एजेंसी लॉ का बैकग्राउंड। आपने भाई टीएसए में एडमिशन लिया, किसके साथ आए थे? खुद आ गए? अब ने और कोई वकील वगैरह था आपके साथ? है कंसल्टेंट? अच्छा सुनते रहे गौर से, बड़ी अहम बात है, नहीं नहीं बड़ी अहम बात, आप खुद ही आ गए। आप में से किसी ने देखा है आपका कोई कजन भाई रिश्तेदार ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या इधर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो? एनी वन ऑफ यू हैव नोटिस्ड और एक्सपीरियंस्ड कि आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या भाई या बहन ने पाकिस्तान से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, आपने किसको देखा? दोस्त को। दोस्त ने कैसे लिया एडमिशन, किसके जरिए? खुद ही चला गया, कंसल्टेंट के जरिए गया एडमिशन, खुद क्यों नहीं गया? अरे सर ऑस्ट्रेलिया एक तो जा नहीं सकता खुद, वीजा चाहिए, वो वीजा ऐसे थोड़ी बोले मैं एडमिशन लेने आया हूँ थोड़ी देर के लिए, भाई जाने दो, ये टीएसए का गेट थोड़ी है मैं अभी आ रहा हूँ, सभी आ रहा हूँ। ये यार खान थोड़ी है ना, आप उन्हें ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर पे चले गए, यार भाईजान अभी आ रहा हूँ, या बजरंगी भाईजान चल रही है अभी आ रहा हूँ, भाई क्या ये बच्चों वाली बातें? दुनिया, एक्चुअल दुनिया में ऐसा, मैं मुन्नी को छोड़ने आया हूँ, मुन्ने का एडमिशन कराने आया हूँ ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई पागलपन वाली बात है, ये फिल्मों में होता है, एक्चुअल लाइफ में बेटा ऐसे नहीं होता। आप एयरपोर्ट जाते हैं, बाकायदा वीजा लेते हैं, फिर वहां जाते हैं, और ये आप सब कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका पास वीजा ही नहीं है। फिर आपको नहीं पता ऑस्ट्रेलिया के कानून क्या है, वहां पे वीजा कैसे मिलता है, वहां हॉस्टल में कैसे रहना है, वहां पे वर्क वीजा कैसे मिलेगा, स्टूडेंट वीजा कैसे मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप कह रहे हैं यार मैं क्या करूं, तो आपने बोला भाई तुम खुद से क्यों परेशान हो रहे हो, एक आदमी उसका काम ही है लोगों के एडमिशन कराना, ये है एजेंट और कंसल्टेंट। तो आप कह रहे हैं अच्छा इसका मतलब है, अब इसकी बात क्या समझ में आई हमारे, कि जब दो लोग आपस में खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे टीएसए और आप, तो उन दोनों को क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट लॉ। आपके और टीएसए के दरमियान जो एडमिशन है, उस एडमिशन को कंट्रोल कौन करता है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेंगे किसी कंसल्टेंट के थ्रू, अब बीच में कौन आ गया? एजेंट। तो लिहाजा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लॉ काफी नहीं है, हमें एक और लॉ की जरूरत पड़ी जिसका नाम है एजेंसी लॉ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? चूंकि आप जो एजेंट को कहते हैं वो एजेंट आगे पहुंचाता है बात, और एजेंट अच्छा रखना बहुत जरूरी है। तो अच्छे जो एजेंट होते हैं उनकी फीस ज्यादा होती है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है। अब एजेंट, आपने कुछ और बोला, एजेंट ने कुछ और बोल दिया, वहां पे आप तो फंस गए ना भाई। तो उस सिनेरियो में फिर तो हमने क्या सीखा?
जब दो लोग, अच्छा जैसे एक और मिसाल, आपके जो सराउंडिंग की मिसाल, आप खुद भी तो घर खरीद सकते हैं ना। सब घर खुद खरीदना बहुत मुश्किल है, कौन ढूंढेगा घर यार, कहाँ, कैसे मुझे पता चलेगा कौन सी गली में कौन सा मकान खाली है, ये वो। तो इस मसले को हल करने के लिए हम बीच में किसको लाते हैं? स्टेट एजेंट या प्रॉपर्टी एजेंट। तो अगर तो आप कोई घर खुद खरीद लें जाके, मालिक मकान से डायरेक्ट मिल लिया आप, तो फिर आपके और उस मालिक मकान के दरमियान जो लॉ अप्लाई होगा वो है, शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। लेकिन अगर आपने स्टेट एजेंट के जरिए घर खरीदा या किराए पे लिया, अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी चाहिए। ये नहीं है खाली एजेंसी लॉ चाहिए। एजेंसी लॉ कॉन्ट्रैक्ट लॉ को रिप्लेस नहीं करता, सपोर्ट करता है। ये जुमला ध्यान में रखें। एजेंसी लॉ का मकसद ये नहीं है बच्चों कि आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जगह एजेंसी लॉ आ गया, ना ना ना। कॉन्ट्रैक्ट लॉ काफी नहीं है जब एजेंट आ जाए, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्लस क्या चाहिए? एजेंसी लॉ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए ही चाहिए, प्लस एजेंसी लॉ चाहिए। कोई सवाल? अगला टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप लॉ। पार्टनरशिप लॉ का मतलब क्या है बच्चों? आपको पता है देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। कौन कौन सी? यार ये बंद कैसे होगी? तो खोली थी ना हमने लाइट, है ना? नहीं नहीं वो, चलो खोल दे यार, जरा अंधेरा सा हो रहा है, खोल देंगे, 1 मिनट बस। यही तो खुलवाई थी मैंने। अच्छा, मैं पता नहीं मेरा। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं आ जाना, थैंक यू। सबसे पहले सोल ट्रेडर, नंबर 1, नंबर 2 पार्टनरशिप, और नंबर 3 जॉइंट स्टॉक। तो जब आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस करेंगे तो आप पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा? मिसाल के तौर पे एक पार्टनर, अब इसमें पार्टनरशिप लॉ हम पढ़ेंगे, पार्टनरशिप कैसे बनती है, पार्टनरशिप कैसे चलती है, पार्टनरशिप खत्म कैसे होती है, पार्टनरशिप की टाइप्स पढ़ेंगे। 3 टाइप ऑफ पार्टनरशिप है हमारे पास, ठीक है? ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम आप ओवरव्यू ले रहे हैं। सर ये क्यों पढ़ लें? सर इसलिए पढ़ ले, मिसाल तो एक पार्टनर मर जाता, आपसे एग्जाम में पूछा भैया बताओ एक पार्टनर मर गया, बताओ क्या होगा? तो उन्होंने बोला पहले तो, नहीं पहले तो स्वयं होगा ना। अच्छा नहीं खैर, तो जब पार्टनर मरेगा तो क्या होगा? तो सर होगा ये, नहीं नहीं, तीनों टाइप ऑफ पार्टनरशिप में अलग जवाब है इसका। अगर ऑर्डिनरी पार्टनरशिप का पार्टनर मरा है तो जवाब अलग है। लिमिटेड पार्टनरशिप का पार्टनर मरा है तो जवाब, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का पार्टनर मरा है तो जवाब अलग है। सही। कोई सवाल? फिर पार्टनरशिप कैसे बंद होती है, फिर पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने क्या होगा? पार्टनरशिप में जो है वो डिसोल्यूशन के कई तरीके हैं, कुछ ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जहां पार्टनरशिप खुद ब खुद बंद हो जाती है, किसी को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जहां पार्टनर्स झगड़ने के लिए अदालत चले जाते हैं, ठीक है? जब अदालत जाते हैं तो फिर वो अदालत फैसला करती है। कोई सवाल? देखें, मोबाइल यूज ना करें, ठीक है? असल में बात पता क्या होता है, बच्चों के चेहरों पे ना नूर आ जाता है, मैं समझ जाता हूँ ये नूर तो है नहीं। समझ में आ रही बात? तो बिला वजह अगर किसी बच्चे के चेहरे पे नूर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो क्या यूज कर रहा है? मोबाइल, रोशनी आ रही है तो मोबाइल यूज कर रहा है। खैर, पार्टनरशिप लॉ के बाद मेरे भाई कंपनी लॉ। कंपनी लॉ क्या होता है बच्चों? देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ, अभी हमने पढ़ा, पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर और जॉइंट स्टॉक लिमिटेड कंपनी। आपको पता है ये हमारे F4 का सबसे बड़ा टॉपिक है, कंपनी लॉ। दिस कंप्राइज अराउंड 30% ऑफ द एंटायर सिलेबस। इसके नोट्स जो है ना वो तकरीबन 50 पेज के, तो ये बहुत लंबा चलेगा। आपको लगेगा सर लंबी कर रहे हैं, लेकिन लंबी नहीं कर रहे असल में, वेटेज भी ज्यादा है, जाहिर है जब टॉपिक ज्यादा है तो वेटेज भी ज्यादा है। असल में एक और बात, हाँ ये एक बड़ा अच्छा सवाल निकला दिमाग में। ये अक्सर बच्चे पूछते सर ये कौन से टॉपिक की ज्यादा वेटेज है? तो असल में F4 में ना पर्टिकुलरली ACC की तरफ से कोई गाइडलाइन है नहीं कि कौन से टॉपिक की क्या वेटेज है, कि पार्टनरशिप लॉ से ज्यादा सवाल आएंगे या कॉन्ट्रैक्ट लॉ से आएंगे। लेकिन ये जरूर है नेचुरली, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ बड़ा है तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से सवाल ज्यादा आता है। पार्टनरशिप लॉ, सॉरी कंपनी लॉ बड़ा है तो कंपनी लॉ से सवाल, और पार्टनरशिप लॉ छोटा है तो इससे सवाल। इस तरह तो अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन फ्रॉम ACCA नहीं है। तो कंपनी लॉ बहुत बड़ा टॉपिक है। कंपनी कैसे बनती है, रजिस्टर कैसे होगी कंपनी, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, शेयर होल्डर कैसे आएंगे, डायरेक्टर को निकालेंगे कैसे, डिविडेंड कैसे अनाउंस करेंगे, कंपनी में फॉर्मेशन कैसे होगी, कंपनी डिसॉल्व कैसे होगी, कंपनी अदालत के जरिए अगर बंद करनी है तो अदालत कैसे जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह।
8 हमारा एरिया है फ्रॉडुलेंट एंड, सही नजर नजर आ रहा है? अच्छा, ये ऊपर भी नहीं हो सकता, चलो आप जुबानी सुन लें। इसका नाम है फ्रॉडुलेंट एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस। फ्रॉडुलेंट एंड, नहीं वो नीचे वो लिख लें, आप लोग को जुबानी बता रहा हूँ, फ्रॉडुलेंट एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस। ये मैं कंपनी लॉ के साथ ही पढ़ाता हूँ। 20%, ये भी काफी बड़ा है। तो बताओ, अगर आप देखें ना, कंपनी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ मिला के आधे के बराबर है। आधा F4 एक तरफ और एक, ये दो टॉपिक एक तरफ। असल में कंपनी लॉ के, ये तो कंपनी लॉ तो एरिया है ना, बुक में इसके 5 चैप्टर हैं। जब आप देखेंगे ना 5 चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी के भी बुक में 4-5 चैप्टर है। अब ये पार्टनरशिप लॉ, इसके एक एक दो दो चैप्टर हैं, एजेंसी लॉ एक एक चैप्टर, ये एक एक चैप्टर है, तो ये ऐसे निकल जाता है। क्या कह रहा था? हाँ, फ्रॉडुलेंट एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस। एफबीटी में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था, फ्रॉड। फ्रॉड के बिजनेस पे क्या इंपैक्ट है वो हमने पढ़ लिया। उस फ्रॉड से बिजनेस को क्या फाइनेंशियल नुकसान होते हैं ये पढ़ लिया। उसके लीगल एंगल्स क्या हैं? लीगल एंगल क्या मतलब सर? मैं मिसाल देता हूं। ब्राइबरी पढ़ा है आपने? ब्राइबरी का मतलब समझते हैं? रिश्वत। हमारे पास पूरा एक छोटा सा एक्ट है, ब्राइबरी एक्ट, जिसमें हम बताएंगे रिश्वत कौन होती है, रिश्वत क्या होता है, रिश्वत लेने वाला, देने वाला, फिर रिश्वत को ना रोकने वाला, उस पर क्या सजा मिलेगी वगैरह, और कैसे रोकने वगैरह वगैरह। फिर एक छोटा सा फ्रॉड एक्ट, वो हम पढ़ेंगे, फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है। फिर हम कुछ पढ़ेंगे फ्रॉड कंपनी को चलाने के हवाले से। कुछ फ्रॉड ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी कंडक्ट होते हैं, और कुछ फ्रॉड होते हैं जो कि कंपनी बंद बंद होते वक्त फ्रॉड किए जाते हैं। बंद होते वक्त क्या मतलब है? मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अब कंपनी बंद हो रही है, जब कंपनी बंद होती है तो क्या होता है? उसके एसेट्स बेचे जाते हैं, लायबिलिटी। अब डायरेक्टर ने क्या किया, एक एसेट का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया कंपनी में। लेट्स से एक कंपनी है, उनके पास 12 प्लॉट्स हैं। कितने? बैलेंस शीट में आ रहे हैं 12, डिटेल्स 12 प्लॉट आ रहे हैं, ये प्लॉट ही गायब कर दिया डिटेल्स में से, 11 शो कर दिए। 11 प्लॉट बिके? समझ में आ रही बात? 11 प्लॉट बिके, 11 प्लॉट के पैसे आए, लाइबिलिटी पे हुई, बात खत्म हो गई, चुप करके उसने एक प्लॉट खामोशी रखा हुआ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और बाद में घर बना के उस पर रहने लग गया। बेच तो सकता है नहीं, क्योंकि बेचेगा तो कागज नहीं है, तो बस वो जिंदगी बस उसको बाहर रखेगा। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, कुछ कंपनी के चलाने के हवाले से, ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, कुछ कंपनी के बंद करने के वक्त, जब कंपनी बंद हो रही होती है उस वक्त बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। वो हम इंशाल्लाह इसमें अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। यहां तक किसी का कोई सवाल? इसको देख लेते जरा एग्जाम फॉर्मेट को। F4 का जो एग्जाम फॉर्मेट है वो ये है कि इट्स अ 2 आवर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ये 2 घंटे का आपका CBE एग्जाम है, आपको पता ही है। इट्स एन ऑन डिमांड CBE एग्जाम, ठीक है जी, ACTSA के अंदर ही आप देंगे इसको। इस पेपर के अंदर पहले आएगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में 25 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन वो होते हैं जिन MCQ के 4 ऑप्शन होते हैं, वो 2 मार्क्स वाले होते हैं। और 20 क्वेश्चन 1 मार्क वाले होंगे। 1 मार्क वाले MCQs वो होते हैं जो या तो ट्रू फॉल्स हो, या वो MCQ जिनमें 3 ऑप्शन, 4 के बजाय। जिन MCQ में 3 ऑप्शन होते हैं ये आमतौर पे 1 मार्क वाले MCQs होते हैं। तो ये 50% वेटेज है एग्जाम का, ये 20% वेटेज है। फिर सेक्शन बी आएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये पूरी ये वाली फाइल जो है ना, ये मैं आपको उस पर भी शेयर करूंगा, अल्लाह आपका भला करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे। सेक्शन बी में 5 सवाल आते हैं, 6 मार्क्स। एमटीक्यूज क्या होता है? आपने वैसे तो F1 F2 F3 पास किया है। एमटीक्यू में ये होता है कि आपको एक बड़ा सिनेरियो बिल्डअप करके देता है, और हर सिनेरियो में से 3 सवाल पूछता है वो, तो आपको 3 टास्क देता है कि ये करो ये करो ये करो, और हर टास्क के 2 मार्क्स, कुल मिला के 6 मार्क। तो एमटीक्यू 6 मार्क का है, और कितने एमटीक्यूज है इसमें? 5। दैट मेक्स अराउंड 30% ऑफ द पेपर। और ये कुल मिला के जनाब 100% ऑफ द पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कोई सवाल? एक चीज आप कर लें नोट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे FBT से आते हैं, FD से आते हैं, तो FBT किसी का होता है किसी का नहीं होता।
तो जिनका एफबीटी पास नहीं हुआ है, बल्कि मैं एक्टिविटी पे भी अभी अभी एक चीज हम थोड़ी सी पूछ लेते हैं बच्चों से, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप एक चीज लिख लें जरा। जिनका एफबीटी नहीं हुआ वो लिख लें जरा एक बार। देखिए एफबीटी में दो तरह के एग्जाम आते हैं, एक बैलेंस्ड और एक इनबैलेंस्ड। बैलेंस पेपर वो होता है जहां हर एरिया से सवाल आ गया, कुछ सवाल मोटिवेशन से, कुछ लीडरशिप से, कुछ एथिक्स से, कुछ वहीं से, कुछ कहीं से, दो 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 करके आ गए। इट्स क्वाइट बैलेंस्ड पेपर। एफबीटी में एक आता है इम्बैलेंस पेपर, कुछ बच्चों का, बल्कि काफी बच्चों का इम्बैलेंस। इम्बैलेंस पेपर क्या होता है? इम्बैलेंस पेपर ये होता है कि एकदम एग्जामिनर किसी टॉपिक के, किसी चैप्टर के पीछे लग जाता है। जैसे MA1 में बाज औकात एग्जामिनर स्प्रेडशीट के पीछे लग जाता है और लगता है स्प्रेडशीट का पेपर देना है, 8 सवाल 12 सवाल, और उसमें इंतहा ये हुई कि बच्चा स्प्रेडशीट को छोड़ के चला गया और समझ में आई बात, और फिर उसकी ऐसी की तैसी हो जाती। तो इसी तरह एफबीटी में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके पीछे एग्जामिनर लग जाता है। वो टॉपिक कौन कौन से लिखें जरा, फिर जिन्होंने एफबीटी पास कर लिया है ना, फिर उनसे एक दो सवाल करेंगे। ऑडिट पे 8 चैप्टर ऐसे हैं जो एफबीटी के बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी एफडी से फारिग होके फिर आप फोकस कर सकें F4 के ऊपर। ऑडिट, फ्रॉड, रोल ऑफ अकाउंटिंग, एथिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे तो 19 चैप्टर हैं, 17-19 चैप्टर हैं, मैं 8 लिखवा रहा हूँ। क्या लिखवा है? ऑडिट, फ्रॉड, रोल ऑफ अकाउंटिंग, एथिक्स, माइक्रो, मैक्रो, बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉर्पोरेट, किसी भी बच्चे से आप पूछ लें बाहर, अभी, यहाँ वहां, इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इसी से, उसमें ऑप्शन लिखा हुआ नहीं है, पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन, ये भी लिख लें। ये इसका ये अलग से लिखे, इसकी बताऊंगा इसकी क्या वजह है, इसकी इंपॉर्टेंस की क्या वजह है, ये 8 के अलावा है, तो बताऊंगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन। किसी भी बच्चे से जिसने एफबीटी पास किया हो उससे पूछे भाई तुम्हारा पेपर कैसा, अगर तो क्या बैलेंस, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर वो कहेगा इम्बैलेंस कि नहीं भाई, एक बहुत सारे सवाल एक जगह से आ गए, इंशाल्लाह ये 8 चैप्टर में से कि एक जगह इम्बैलेंस करेगा, इतना तजुर्बा है मेरा। समझ में आ रही बात? अब कौन कौन बच्चा इसका एफबीटी पास हो गया? आपका ज्यादा सवाल कहाँ से है? सारे सारे चैप्टर थे। आपका यहाँ पे किसका पास हो गया एफबीटी? कहाँ से ज्यादा है? सॉरी, बैलेंस था। अच्छा याद नहीं, चलो पुरानी बात। माइक्रो, मैक्रो और इधर से ज्यादा जवाब सवाल आया आपके जी। और किसका हो गया? आपका भाई कहाँ से ज्यादा है? एथिक्स से ज्यादा है। आपका हो गया भाई? बैलेंस था आपका। मोटिवेशन, मोटिवेशन ज्यादा है। और कोई? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और कोई जिसका पास हो गया? अब आप देखिए सारे बच्चों ने वही नाम लिए, एक ने से मोटिवेशन का नाम लिया, बाकी सारे जिन 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 ने बोला हमारा इम्बैलेंस पेपर आए, इसी 8 में से नाम लेता है वो। तो इसका मतलब ये नहीं है 8 पढ़ के जाए खाली भाई बैलेंस पेपर आ गया तो क्या होगा? इस 8 का मतलब, लिखवाने का 8 का मतलब ये है इनको ज्यादा टाइम देना है, बाकियों को नॉर्मल टाइम देना है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, एजुकेशन हब के मॉक के हवाले से सुन लें। हमारे ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये एफबीटी के लिए भी है और आगे F4 के लिए भी है, तो दोनों के लिए आप अभी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है? F4 के भी एजुकेशन हब मॉक है, वही 3 हब मॉक है, सर मुस्तफा लगाएंगे या पता नहीं, फहीम देख लीजिएगा वो जो भी है। एजुकेशन हब मॉक देने का तरीकाकार क्या है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, वो कोई भी फॉलो नहीं करता ज्यादातर। आमतौर पे बच्चे कब देते हैं? एग्जाम से एक दिन पहले, चांद रात वाले दिन। जैसे ख्वाब में छुरी नजर आती है ना बकरे को, बच्चों को हब मॉक नजर आता है, हब मॉक नजर आता है अबे भाई ये एक दिन पहले देने वाली चीज ही नहीं है। देखिए हब मॉक के 2 ऑब्जेक्टिव है। हब मॉक का एक ऑब्जेक्टिव है प्रैक्टिस, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई योर वीकनेस। और एग्जाम से एक दिन पहले अगर आपको आपकी वीकनेस पता चल भी जाए तो आप उखाड़ क्या लेंगे? ये बताएं आप एग्जाम में जा रहे हैं तो मैंने आपको, इधर आओ, तुम्हारे अंदर ये 2 मसले हैं,
बोले यार ये कोई टाइम है मसला बताने का? अच्छा खासा मैं कॉन्फिडेंट जा रहा था। आसना हैं? आसना नहीं नहीं नहीं, इसका देखा ऑब्जेक्टिव इसका ये मैं आपको बताऊं। ये एफबीटी और F4 दोनों के हब मॉक देने का तरीका सुन लें। आइडियली एग्जाम की डेट से 12 दिन पहले आपने पहला हब मॉक देना है। जब आप पहला हब मॉक देंगे तो वो आपने देखा है हब मॉक के एंड के अंदर वो आपको बताता है कि आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं वीक। सेक्शन ए में आपने इतना परसेंट स्कोर किया, सेक्शन बी में आपने देखा है, पहले तो ये बताएं पहले। और किया करें जब भी हब मॉक का रिजल्ट आता है ना तो एक एनालिसिस आता है कि सेक्शन सिलेबस का सेक्शन ए में आपने इतना स्कोर किया, तो उसको आप लिखिएगा। सेक्शन ए में आपने 80%, इसका मतलब आपका सेक्शन ए बहुत। सेक्शन बी में आपने 30% स्कोर किया, इसका मतलब आपका सेक्शन बी बहुत। तो नोट करें आपका सेक्शन बी कौन सा है। अब ये 12 दिन पहले देना है आपने हब मॉक। जैसे अब हब मॉक देंगे आपको पता चलेगा आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज वीक एरियाज। नाउ यू हैव 11 डेज, अब आप 4 दिन तक उन वीक एरियाज को पढ़ें। सेक्शन सी और ई जो भी आपका वीक है, मिसाल है सी और ई वीक है आपका, आपने धड़ाधड़ उसको पढ़ा। 4 दिन गुजर गए, अब रह गए 8 दिन। 12 दिन पहले पहले दिया था, 4 दिन तक पढ़ा, 8 दिन रह गए, आपने दिया दूसरा हब मॉक। फिर आप रिजल्ट देखें अब कौन से वीक एरियाज है, फिर कोई बताएगा अभी भी 1-2 एरियाज वीक है। फिर आप 4 दिन तक वो पढ़ें, फिर रह जाएंगे 4 दिन। फिर तीसरा हब मॉक आपको बताएगा आपका अब कौन सा वीक एरिया है। अगर इस तरीके से आपने हब मॉक नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूं आप बेवकूफी कर रहे हैं। ये जो धड़धड़ एकदम आखिर में जाके देते हैं ना, अल्लाह के हवाले एक टिक, समझ में नहीं आ रहा, फिर अल्लाह के हवाले, फिर अल्लाह के हवाले, अल्लाह में भी कहते हैं जाओ वक्त के हवाले। तो भाई ऐसे नहीं करें। दूसरी बात जो मैं बतानी थी मुझे, हाँ, एफबीटी में पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिस सेक्शन में ये है ना, आप नोट करें उस सेक्शन में एक ही चैप्टर है। और एफबीटी के जो एमटीक्यूज हैं वो एक सेक्शन में एक एमटीक्यू आता है। अगर आप घर जाके ना एफबीटी की ना, ये बीपीपी की स्टडी हब या वो सॉरी स्टडी टेक्स्ट खोलेंगे ना, तो आपको उसमें सेक्शन नजर आएंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ई और एफ। ए बी सी डी ई एफ, 6 सेक्शन नजर आएंगे। हर सेक्शन से एक एमटीक्यू आएगा। जैसे पहला सेक्शन है ना एफबीटी का, उसमें स्टेक होल्डर वाला चैप्टर है, स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बैक ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट है शायद, ऐसे कुछ है, तो मुझे ऊपर नीचे हो गया था बस। तो उन चारों चैप्टर में से किसी एक से क्या आएगा? एक एमटीक्यू। एथिक्स जिस सेक्शन में है उसमें एक ही चैप्टर है, एथिक्स से एक एमटीक्यू भी आता है। लेकिन चूंकि एथिक्स इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक मैंने लिख दिया तो वहां कवर हो गया। पर्सनल इफेक्टिव एंड कम्युनिकेशन से एक लाजमी एमटीक्यू आता है, क्योंकि पर्सनल इफेक्टिव एंड कम्युनिकेशन जिस सेक्शन में है उसमें एक ही चैप्टर है, तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, इसलिए मैंने नवा टॉपिक वो लिखवाया था। कोई सवाल? एफबीटी में 6 जी, एक सेक्शन से एक। F4 का नहीं पता कि कहां से एक एमटीक्यू आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, पार्टनरशिप। एसीसी की तरफ से कोई गाइडलाइन गिवन नहीं है। एमटीक्यू ऑफ F4 से मुतालिक कोई गाइडलाइन नहीं है, वो कहीं से भी आ सकता है। यही तो देखा आपके भाई ने पहचान लिया। समझ में आई बात? तो ये नहीं पता F4 में कहां से आता है। F4 में लगे वाले, एफबीटी में आपको ये मैंने बता दिया भाई, ये 6 एरियाज हैं यहाँ से आते हैं। कोई सवाल इसमें किसी का? दैट्स इट। सिलेबस जो भी हो गॉड और कम्युनिटी और फंक्शंस वाला आपको मैसेज किया ना। किसमें? अरे इसी के सिलेबस सिलेबस में या स्टडी हब? सिलेबस अच्छा मैंने भी सुना है कि फंड में चेंजेस आए। जी, तो बहुत दिन हो गए इसको तो। मैं बता दूं एफबीटी में जो मैं बता दूं रिसेंट चेंजेस जो आए ना, 2 चैप्टर मुकम्मल उड़ गए। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन और डाइवर्सिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये 2 सब चैप्टर तो मुकम्मल खत्म हो गए। ठीक है, और ये मैं जरा इसको चार्जर लगा लूँ, ये बंद हो गया। हाँ,
तो 2 चैप्टर तो पूरे चले गए, कुछ छोटे छोटे टॉपिक उड़े हैं, मसलन वो इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट और कम्युनिकेशन प्रोसेस, क्योंकि उसके अंदर मेरा जो मशवरा है ना और जो मेरा प्रैक्टिस है, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो उड़े हैं ये मैं फिर भी पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि ये ना आगे जाके काम आते हैं। मसलन अब एक टॉपिक एसीसी वालों ने खत्म कर दिया, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट, क्योंकि यार मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। आप खुद सोचे ना, जिन्होंने एफबीटी पढ़ लिया, आपको लगता है ये बंदे को पता होना चाहिए कि इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर में क्या फर्क है, मतलब ये अब उन्होंने हटा दिया टॉपिक, बहरल मेरे हिसाब से होना चाहिए। इसी तरह एक आपने कौन सा पूछा था नाम, एक लिया था ना आपने आपने नाम दिया था मनी लॉन्ड्रिंग। सर कंपनी फ्रॉड और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, ये तीनों है। हाँ लेकिन ये पढ़ने फिर भी, क्योंकि इस पे ना डिपेंडेंसी है बाकी टॉपिक्स के ऊपर। तो हो सकता है आप अगर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर रिमूव्ड, लेकिन पढ़ने चाहिए। जैसे अब मनी लॉन्ड्रिंग है, ये एफबीटी में भी है, नहीं मनी लॉन्ड्रिंग एफबीटी हाँ वहां भी है और यहाँ भी है F4 में। इवेंचुअली पढ़ना तो है तो पढ़ लें वहां पे, आप लोग तो वैसे भी F4 के साथ दे रहे हैं, तो पढ़ना तो है तो पढ़ लें, उसको हटाए नहीं। हाँ वो टॉपिक पूरा उड़ा दे, डाइवर्सिटी इक्वालिटी और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, वो पूरा ही टॉपिक उड़ गया, हालांकि मेरे साथ वो भी गलत उड़ाया, लेकिन चलो उड़ा दी। कोई सवाल? ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, हमारी इंशाल्लाह हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी हैं। तो बोली थी। हाँ 2 नहीं 3 होंगी, और एक ऑनलाइन होगी, उसमें आपको स्पेशली आना नहीं पड़ेगा, तो वो आप घर से बैठ के भी क्लास ले सकते हैं। 2 हाइब्रिड होंगी इंशाल्लाह, एक ऑनलाइन होगी, और मोस्ट प्रोबेबली वो फ्राइडे वाली होगी ऑनलाइन, ठीक है ना। तो वो आप घर बैठे क्लास ले सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल बुक से मुतालिक, एग्जाम से मुतालिक, F4 से मुतालिक? सर ऑनलाइन में मतलब फिजिकल कोई नहीं। एफबीटी में स्टडी हब से पढ़ेंगे तो भी काफी है। कोई सवाल? असल में होता पता है क्या है? शुरू में बच्चा ना जज्बाती होता है, वो कहता है आपका भाई पढ़ेगा स्टडी टेक्स्ट बीपीपी, फिर आता है कैपलन, फिर स्टडी हब। कुछ कह रहे हैं सर? ये अभी मैं भरवा रहा हूँ, मैं जाने नहीं दूंगा इंशाल्लाह भरे बगैर। आप 10 मिनट दे दें आपको, तो अब मुझे 5 मिनट दे दें, मैं बाकी फिर ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो पहले उस जज्बात में होता है आदमी, स्टडी हब से पढ़ूंगा आपके भाई, और ये भी पढ़ेगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, फिर बोलता है यार कैपलन पढ़ लूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता एग्जाम करीब आता है, और आखिर में बस रब्बी जितनी इल्मा, अल्लाह से मांग लिया भाई, अल्लाह से लौला ली काफी है। ये तो काफिरों की वैसी भी चीज है, सब इनके पे क्या टेंशन है, बस ये कि पढ़ना है, स्टडी आपसे पढ़ना है। ये अटेंडेंस शीट भर दे, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी इंशाल्लाह थर्सडे को, आज क्या है, थर्सडे को इंशाल्लाह, ये 3 बजे। मोहसिन का सवाल का जवाब है, नेक्स्ट क्लास थर्सडे 3 बजे इंशाल्लाह। अभी भर लें तो फिर हम इसको अटेंडेंस हो रही है वो, इसलिए जरा ये रुके हैं, हम लोग ऑनलाइन वालों को बता रहा हूँ। सर पोर्टल, सर पोर्टल, ये सवाल है सर, पोर्टल पर कल की शो हो रही है आपकी क्लास? कल नॉर्थ वालों की क्लास है। आप नॉर्थ में इनरोल्ड हैं या पीसीएचएस में इनरोल्ड हैं मोहसिन, जो आप ये सवाल कर रहे हैं? आपको क्यों शो हो रही है वो क्लास? जो नॉर्थ की क्लास एनएन होगा ना, उस पर एनएन लिखा हुआ होगा। नहीं आपकी नहीं है कल क्लास, मैं चेक करवा लेता हूँ वैसे वहीं से। लिख लिया भाई? कहाँ है? आपने लिख लिया? अच्छा अभी पहुंचा नहीं। अटेंडेंस शीट भर लें फिर हम क्लास ऑफ करते हैं।